नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर, जिसका आज से आगाज हो गया है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 3 दिनों तक चलेगा। सत्र में आज पहले ही दिन सदन में एमबीबीएस की बॉन्ड पॉलिसी पर चर्चा होगी और इसका मुद्दा उठेगा। वहीं विपक्षी दल बेरोजगारी, प्रॉपर्टी आईडी, फसल खराब, डीएपी की कमी और कई और मुद्दों पर सरकार को घेरेंगे। खासकर कांग्रेस राहुल गांधी की 3 दिन हरियाणा में रही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान टूटी सड़कों, बिजली और पानी की समस्याओं को भी सदन में उठाएगी। सत्र में इस बार 52 विधायकों ने 311 तारांकित और 22 ने 171 अतारांकित सवाल दिए थे। ड्रॉ के जरिए 60 सवाल चुने गए हैं। इस बार एक भी काम रोको प्रस्ताव नहीं है। इसके अलावा 25 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और एक लघु अवधि प्रस्ताव विधायकों ने भेजा है। वहीं विधानसभा के सत्र के दौरान 3 विधेयक, हरियाणा नगरीय अचल संपत्ति कर सूची विधि मान्यकरण निरसन विधेयक 2022, हरियाणा लघु नगर कर विधि मान्यकरण निरसन विधेयक 2022 और हरियाणा नगर पालिका कर विधि मान्यकरण निरसन विधेयक 2022 सदन में पेश किए जाएंगे। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया है। आपको बता दें कि विधानसभा में सत्र के कामकाज की शुरुआत हो गई है और सबसे पहले इस समय शोक प्रस्ताव और पर चर्चा हो रही है और श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम चल रहा है। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है और ये सत्र 3 दिनों तक चलेगा। इस दौरान पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली है सत्र को लेकर और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। वहीं सरकार ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है विपक्ष को जवाब देने को लेकर। वही खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ विधुरावल, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पर। विधुरावल जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका खास खबर में। विधुरावल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मुझे सुन रहा है। आप भी सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? जी हाँ, स्वागत है आपका। जी जी, दुर्गेश जी नमस्कार, आपका धन्यवाद, आपका आभार। विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। क्या क्या सरकार की तैयारियां हैं? देखिए, सरकार की तैयारियां अनेकों अनेक विधेयक पारित करवाने की है, जो हरियाणा की जनता के जीवन के अंदर मुस्कान लेकर आए, जो उनके जीवन के अंदर इस प्रकार के विधेयक जिनसे उनकी जीवन यापन जो है उसमें सरलता हो, उसमें आसानी हो, बहुत सारे ऐसे विधेयक हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे विषय जो हरियाणा से संबंधित है, उन विषयों पर हरियाणा की जनता के समक्ष जो है बात जाए। विपक्ष के बहुत सारे सवाल हैं, उन सवालों के उत्तर दिए जाए। बहुत सारे विकास कार्य लेकर लगभग 60 के करीब नहीं, पूरे 60 जो सवाल हैं, इन 60 सवालों के जवाब भी जो है दिए जाए और इसके बाद अगर समय बचता है तो अन्य कार्रवाइयां की जाए। बहुत सारे स्टार्ड सवाल हैं और बहुत सारे अनस्टार्ड सवाल भी हैं, उनका भी उत्तर जो है इसमें दिया जाएगा। जी हाँ, विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि आज पहले ही दिन विपक्ष एमबीबीएस बॉन्ड पॉलिसी को उठाने वाला है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये पब्लिक लाइफ में आना चाहिए कि जब हरियाणा की सरकार हरियाणा की गरीब जनता के लिए उनकी स्वास्थ्य सेवाओं को अपग्रेड करते हुए उनको अधिक बेहतर फैसिलिटीज देने के लिए डॉक्टर्स का इंतजाम कर रही थी
उस समय विपक्ष का क्या भूमिका थी, कांग्रेस की भूमिका क्या थी, इस पर जरूर डिबेट होनी चाहिए कि किस प्रकार से वो एमबीबीएस पढ़ने वाले छात्रों को उकसाकर हरियाणा की सरकार का ये प्रयास कि गांव-गांव तक डॉक्टरों की कमी को खत्म किया जाए, जी हाँ, उसके विरुद्ध किस प्रकार से वो षड्यंत्र रच रही थी, इसका ये हरियाणा की जनता के समक्ष आना चाहिए। बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका कि वो इस विषय को लाएं, सदन के पटल पर इसकी चर्चा हो। बस केवल एक निवेदन, विनती, प्रार्थना, आग्रह, अनुरोध है कि वो वॉकआउट ना करें, वो हंगामा ना करें, अपना सवाल पूछें और सरकार का जवाब दें। जनता तय कर लेगी कि कौन सच्चाई के साथ कर रहा है, कौन हरियाणा की जनता, गरीब जनता के साथ खड़ा है, ग्रामीण जनता के साथ खड़ा है, और कौन केवल और केवल राजनीति करने के लिए हरियाणा की जनता उनकी जान के साथ खेलना चाहता है। ये आज जो है सदन के सामने आ जाएगा। बस निवेदन ये है कि वो वॉकआउट ना करें, वो रणछोड़ दास वाले अपने चरित्र से बाहर। विजयलाल जी, आपको रोकना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी से बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजरंग दास गर्ग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जनाब, नमस्ते। बजरंग दास गर्ग, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की जो यात्रा रही है 3 दिनों तक हरियाणा में, भारत जोड़ो यात्रा, उस दौरान ये इशू मतलब खबरें आई थी कि उसी को लेकर जो बिजली, पानी और टूटी सड़कों की समस्या उठाने वाली है विधानसभा में। और भी क्या तैयारियां आपकी पार्टी की दूसरी तैयारियां, ये तो खबरों में चीजें चल रही हैं। असली मुद्दा क्या है आज? असली मुद्दा है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर महंगाई का, बेरोजगारी का, खराब कानून व्यवस्था का, और जो धान घोटाला हुआ, खनन घोटाला लगातार चल रहा है, खनन के नीचे लोग मर गए मजदूर, वो मामला है, या रिश्ती घोटाला, शराब घोटाला, पेपर लीक घोटाला, एक्चुअल मुद्दे हैं ये। हम मुद्दे से बचाना नहीं चाहेंगे, हम बात करेंगे। मेरे साथी, मेरे अजीज बोल रहे थे कि मुझे की बात करो, जनता ने डिसाइड करना है। जनता डिसाइड कर चुकी है, जनता मन बना चुकी है। आपने अपार भीड़, इतनी भारी ठंड के अंदर 6 बजे सुबह जब यात्रा निकलती थी, हाथ से हाथ नहीं दिखता था, ओस होती थी बड़ी भारी, उसके बावजूद इतनी भारी तादाद में लोगों का सड़क पर निकलना और जोरदार स्वागत करना, यह सिद्ध करता है अगली हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बनेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। ये तो वो सरकार है, इसे किसके हित में काम किया? हमने जो योजना लागू करी गरीब के, इसके अंदर 2 रुपये गेहूं लेने की, 3 रुपये चावल लेने की, या हमने गरीब व्यक्ति घर में पाइपलाइन टूटी और टंकी पानी की फ्री दी, या हमें 20 रुपये किलो धान देने की योजना लागू करी, या 100 गज के मुफ्त पड़ा जो हमने लोगों को दिए 3,83,000 लोगों को, ये सारी योजना सरकार ने बंद कर दी। सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। आपने देखा किस प्रकार इनमें चुनाव हुआ जिला परिषद के अंदर, वो 22 सीटें जीत पाई है पूरे हरियाणा के अंदर, और जहां तक कि आपने देखा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी किससे आ रही? बजरंग दास गर्ग जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विद्रावल जी, आपने भी अपना समय दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आपको सीधे लिए चलते हैं हरियाणा विधानसभा, जहां पर सत्र की शुरुआत हो गई है और चर्चा चल रही है। सिपाही विनोद गांव डावला जिला झज्जर, सिपाही योगेश कुमार गांव रामपुरी जिला रेवाड़ी, सिपाही सतपाल गांव बोर्ड जिला रोहतक, सिपाही करण सिंह गांव सुंदर जिला महेंद्रगढ़, सिपाही राजेश गांव चरवाना जिला झज्जर, सिपाही मंजीत गांव धनासरी जिला चरखी दादरी, सिपाही नूर हुसैन गांव कल्याणपुर जिला यमुनानगर। ये सदन इन वीरों की शहादत पर सतत नमन करता है और शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। ये सदन नायक सूबेदार सर्वजीत पाल सिंह गांव छापल जिला जींद तथा हवलदार जसवेर सिंह गांव हाट जिला जींद के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। यह सदन इन वीरों की शहादत पर सतत नमन करता है और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन राज्य मंत्री श्री ओम प्रकाश यादव की माता श्रीमती कृष्णा देवी के दुखद निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक
संवेदना प्रकट करता है। ये सदन विधायक श्री नैनपाल रावत की बहन श्रीमती संतोष देवी के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन 23 दिसंबर 2022 को सिक्किम में जेमा में सेना का ट्रक खाई में गिरने से 16 जवानों के हुए दुखद व असदायक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन इस दुर्घटना में शहीद हुए हरियाणा के हवलदार अरविंद कुमार, गांव जोजूकला, जिला चरखी दादरी, लांस नायक सोमवीर सिंह, गांव संदौल, जिला हिसार, सिपाही विकास कुमार, गांव पीली मंडोरी, जिला फैजाबाद के अतिरिक्त सूबेदार गुमन सिंह, नायब सूबेदार चंदन कुमार मिश्र, नायब सूबेदार ओंकार सिंह, हवलदार चरण सिंह, हवलदार गोपीनाथ, माकोट नायक रविंदर सिंह थापा, नायक विशाख एस, नायक प्रमोद सिंह, नायक श्याम सिंह यादव, नायक लोकेश कुमार, लांस नायक भूपेंद्र सिंह, लांस नायक मनोज कुमार तथा सिपाही सुखाराम के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। यह सदन इन वीरों की शहादत पर सत नमन करता है और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों को के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में जो शोक प्रस्ताव रखे हैं और उन पर विभिन्न दलों के सदस्यों ने जो अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं, मैं भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं और शोक व्यक्त करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें। एक सभी जानकारी, श्री धर्मवीर सिंह जी सनाम श्री फतेह सिंह जी, इनके कजन ब्रदर डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियानी के कजन ब्रदर, उनकी भी जो डेथ हुई है उसको भी मैं इसमें शामिल करता हूं। मैं इस सदन की भावनाओं को सभी शोक संतप्त परिवारों के पास पहुंचा दूंगा। अब मैं सभी माननीय सदस्यों से विनती करूंगा कि उन महान आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर 2 मिनट का मौन धारण करें। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही आप देख रहे हैं और सदन में इस समय शोक दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए जो सदन के सदस्य हैं, जो तमाम विधायकगण हैं और दूसरे लोग हैं सदन में मौजूद, उन्होंने मौन धारण किया है 2 मिनट का। इससे पहले जो मृतक लोग थे, जो लोग दिवंगत हो गए थे, उनकी आत्मा की शांति के लिए सदन में शोक प्रस्ताव रखा गया, जिसको मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रखा और उसके बाद से सदन में अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने उस पर अपने विचार रखे और सदन ने इस पर अपनी सर्वसम्मति। एक जानकारी सदन के सामने रखना चाहता हूं। आज 26 दिसंबर है और 26 दिसंबर का दिन हम सबके लिए बड़ा गौरव का दिन ऐसा माना जाना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने आज के दिन को गुरु गोविंद सिंह जी के जो 2 बच्चे लड़ाई के अंदर शहीद हुए और 2 बच्चे जिंदा दीवार के अंदर भी चुने गए, ऐसे बच्चों के जो शहादत के दिन, 2 बच्चों का आज है, 2 का पीछे 22 तारीख को चला गया, तो आज के दिन को उनकी ही स्मृति में वीर बाल दिवस इस नाम से और ये घोषणा की है। और उस नाते से मैं ऐसे सभी वीर बालकों के जिन्होंने बलिदान दिया देश के लिए, धर्म के लिए, उनको अपने ओर से नमन करता हूं और निश्चित रूप से उनको श्रद्धांजलि एक कविता के माध्यम से जरूर मैं देना चाहूंगा। बहुत पहले ये कविता मैंने स्वयं उस समय तो याद की थी, लेकिन आज मैं इसको जरूर पढ़ के बोलूंगा।
ताकि उनको एक श्रद्धांजलि इस प्रकार की दी जा सके। लिखा है, गुरु गोविंद के बच्चे उम्र में थे अगर कच्चे, मगर थे सिंह के बच्चे धर्म ईमान के सच्चे। गरज पर बोल उठे थे यूं, सिंह मुंह खोल उठे थे यूं। हम झुक नहीं सकते, नहीं हम रुक नहीं सकते। कहीं पर्वत झुके भी हैं, कहीं दरिया रुके भी हैं। नहीं रुकती रवानी है, नहीं झुकती जवानी है। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे। निकलती सांस बोलेगी, हमारी लाश बोलेगी, यही दीवार बोलेगी, हजारों बार बोलेगी। हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, पिता दशमेश की जय हो, श्री गुरु ग्रंथ की जय हो, भारत माता की जय। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री कुलदीप बिश्नोई जी, पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक, एवं श्रीमती रेणुका बिश्नोई, पूर्व विधायक अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। यह सदन उनका स्वागत करता है। माननीय सदस्यगण, आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दयाल सिंह पब्लिक स्कूल करनाल के विद्यार्थी तथा अध्यापकगण दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरू होता है। श्री सुभाष सुधा जी। प्रश्न संख्या 1। नहीं श्रीमान जी, कुरुक्षेत्र के सेक्टर 7 और 13 में बरसाती पानी निकासी की पाइपलाइन बंद नहीं है। हालांकि पीपली गीता द्वार से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के गेट नंबर 3 तक सड़क और नाले के निर्माण के दौरान इन सेक्टरों के बरसाती पानी को ले जाने वाली पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप बरसात के दिनों में इन सेक्टरों में पानी जमा हो गया था। सेक्टर 7 और 13 के बरसाती पानी की पाइपलाइनों को बदलने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। आदरणीय मंत्री जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सेक्टर 7 और 13 में जो बहुत 1988 में ये पाइपलाइन डली थी, इसके अंदर रिपली रोड बनी, ड्रेन बनी है, लेकिन उसके अंदर इस एरिया में बहुत से एजुकेशन स्कूल, हॉस्पिटल, हमारे एजेंट्स आते हैं। जब बारिश होता है कम से कम 1.5 से 2 फुट पानी वहां पर खड़ा हो जाता है। तो इसके लिए मैं कहूंगा तीनों डिपार्टमेंट से, पीडब्ल्यूडी और मुन्सिपल काउंसिल से, हुडा से एक एस्टिमेट बना के इसको करवाया जाए। ये पाइप बिल्कुल खत्म हो चुका है, पानी रुक जाता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि ये लाइन 1988-89 में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा पानी की निकासी के कारण बिछाई गई थी। इसका जो टर्मिनल पोर्शन है, जो मैंने बताया कि गेट नंबर 3 तक पीपली से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के गेट नंबर 3 तक तो लगभग 1.5-2 किलोमीटर है, ये क्षतिग्रस्त है। और इसको यहां पर जो पाइप बदल के और लगभग 3 फीट डायमीटर का पाइप यहां पर लगाने की योजना है, जिसका खर्च लगभग 2 करोड़ आएगा, वो नियर फ्यूचर में बनवा दिया जाएगा। श्री सुरेंद्र पवार जी। सॉरी, एक मिनट। श्री अमरजीत ढांडा जी। बेटा पवार साहब, मेरा आ गया। प्रश्न संख्या 2 जी।
Speaker sir, A, yes sir. B, the acquisition of land is under process. The construction of new police station building shall be started thereafter. कृष्ण मोदी जी, आपके माध्यम से मंत्री जी पूछना चाहूंगा, पिछले मई जून में जी बारिश हुई थी, उसमें थाने के अंदर 2-2.5 फुट पानी भर चुका था। उसके फोटो भी मेरे पास है जी। और जो जमीन का मामला मंत्री जी कह रहे हैं, जो पहले जमीन दी थी जी, वो जुलान से दूर है जी। और जो मैंने 5-7 दिन पहले जी एसपी साहब से मैंने उसका मुआयना भी करवा दिया जमीन का जी। वो शादीपुर गांव की जमीन है जी, 1.5 एकड़ जमीन है जी। मैं मंत्री जी से जमीन का समाधान में करवा दूं। मंत्री जी इसका बजट देने की आप जल्दी कोशिश करें, तो वहां पर कोई भी ऐसा कोई समाधान नहीं है जी। कोई अधिकारी का कोई दफ्तर वहां बैठे हैं, कोई पुलिस वाला वहां बैठ के आराम करे। क्यों 2-2.5 फुट पहले उसमें पानी चढ़ चुका था, सारा थाना बाहर निकल गया था जी। तो आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं, जमीन की तो मैं दिलवा दूंगा जी, शादीपुर गांव में जी। उसका बजट देगा, उसका काम चालू जल्दी करवाएं जी, ये मेरी प्रार्थना है जी। अध्यक्ष महोदय, सदस्य ने वाजिब मुद्दा उठाया है। वो जहां पर इस वक्त थाना है उसमें वाकई बरसात में पानी भर जाता है। ये थाने की बिल्डिंग शुरू से ही हमारे पास किराए पर थी, पर कोर्ट से केस हारने के बाद फिर हमें इस बिल्डिंग में शिफ्ट करना पड़ा। तो आदरणीय सदस्य ने जो जमीन दिखाई है वो भी, उसको भी हम देख लेंगे। जो ऑलरेडी जिसका प्रोसेस चल रहा है उस पर सदस्य ने ऑब्जेक्शन उठाया है, तो हम उसको मानते हैं। इन्होंने अल्टरनेटिव गांव की जगह बताई है, और साथ ही जहां पर मौजूदा थाना है, ये मैंने मंत्री महोदय से बात की है कि अगर ये जगह ही हमें दे दी जाए तो हम गिराकर यहाँ पर नया थाना बना देंगे। फंड्स की कोई कमी नहीं है। हम अपने जो थाने हैं उनको सारों को करना चाहते हैं। जो गिरी हुई बिल्डिंगें हैं उन सबको हम ठीक करना चाहते हैं। जी, जो जमीन है पहले दे रखी है वो जुलाना से बहुत दूरी पर है जी, बहुत रास्ता है जी। जो जमीन है मेन रोड के ऊपर जमीन है, जुलाना शहर के अंदर है जी जमीन। तो आप देख रहे थे चंडीगढ़ से हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही, जिसमें सदन में प्रश्नकाल चल रहा है और तमाम जो सदस्य हैं वो अपने अपने प्रश्नों को संबंधित विभागों के मंत्रियों के सामने रख रहे हैं और मंत्री उनका जवाब दे रहे हैं। तो फिलहाल के लिए खास खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।